नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है यूपी के पास के एक छोटे से गांव की। और ये कहानी आज से करीब 100 साल पुरानी है। और ये कहानी है सुबोध की। सुबोध जिस गांव में रहा करता था, उस गांव में एक चौराहा ऐसा था जिसको पार करने में लोगों को हमेशा डर लगता था। पहले तो लोगों का डर सिर्फ रात में होता था, लेकिन एक समय के बाद दिन में भी लोग उस चौराहे को पार करने से पहले 1000 बार सोचा करते थे। उस गांव तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे, जिसमें से एक रास्ता वो था जिससे कि आपको उस चौराहे को पार करना पड़ता था। वो रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन लोग अब उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। और दूसरा रास्ता था जो कि काफ़ी लंबा था। अब उस दहशत, उस डर के वजह से लोग उस लंबे रास्ते को ही अक्सर लिया करते थे। सुबोध एक बहुत ही गरीब परिवार से था। सुबोध के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी, जिसका इलाज करने के लिए सुबोध को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन सुबोध उसके ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता था। सुबोध इन चीज़ों से काफ़ी परेशान था, क्योंकि दिन ब दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। और सुबोध के पास पैसे कम होने के वजह से या तो वो घर की चीज़ों का इंतज़ाम कर पाता, या फिर अपने माँ के इलाज का खर्चा, जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था। सुबोध को अचानक से एक दिन गांव के एक व्यक्ति से पता चला कि उस गांव के बाहर कुछ नया काम शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और ये काम अगर किया जाए तो वो पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। सुबोध ये खबर सुनते ही तुरंत उनसे वहाँ का पता पूछकर वहाँ काम मांगने के लिए पहुँच गया। और सुबोध को काम पर तुरंत रख लिया गया, क्योंकि उन लोगों को कामगार की ज़रूरत तो थी ही। और सुबोध काफ़ी मेहनती था, इसलिए जिसने उसे उस जगह के काम के बारे में बताया था, उसने पहले से सुबोध के बारे में वहाँ पर बता रखा था। सुबोध को काम आसानी से मिल गया, लेकिन पैसा कितना भी आ जाए हमेशा कम ही पड़ता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें बहुत होती हैं। और सुबोध की तो पहले से ही काफ़ी बड़ी ज़रूरत थी, उसकी माँ के दवाइयों का खर्चा। सुबोध ने काम करना शुरू कर दिया। सुबोध अभी सिर्फ दिन के शिफ्ट में काम कर रहा था, लेकिन सुबोध को इतने पैसे भी पूरे नहीं पड़ रहे थे। अब सुबोध के मन में ये ख्याल आने लगा कि सुबोध को अपनी माँ को इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। वो जहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ उसने रात में भी काम करने की बात कर ली। उनको रात में भी काम करने वालों की ज़रूरत तो थी ही, इसलिए उन लोगों ने तुरंत हामी भर दी। सुबोध अब दिन रात दोनों की शिफ्ट करने लगा और अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया। लेकिन उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल जा रहा था। हाँ, सुविधा बस एक थी अभी उसके लिए कि उसे घर पर जाकर अपने माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत अब नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल में देख रेख करने के लिए बहुत सारी नर्सेस पहले से मौजूद थीं। सुबोध टाइम निकाल कर कभी कभी थोड़े समय के लिए अपनी माँ के पास मिलने के लिए चला जाया करता था। और वो साइट पर ही रहकर वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खा लेता, बाकी के सारे पैसे वो अपनी माँ के इलाज के लिए ही दे रहा था। दिन जब सुबोध हॉस्पिटल में पहुंचा और उसने अपनी माँ से बात की,
तो माँ ने कहा, बेटा मुझे चेंज करने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तो कपड़े तो सारे घर पर हैं और तू घर पर भी नहीं जाता, मुझे किसी से कपड़े मंगवा कर दे दे। सुबोध किसी और से कोई बात कह नहीं सकता था क्योंकि वो तो गांव जाता ही नहीं था। आज सुबोध ने कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कैसे भी टाइम निकाल कर जाऊंगा और वहाँ से आपके कपड़े लेकर आ जाऊंगा। सुबोध हॉस्पिटल से साइट पर आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसके दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल चुकी थी कि उसे घर जाकर अपनी माँ के कपड़े लेकर आने थे। अचानक रात में उसे याद आया कि उसे अपने माँ के लिए कल कपड़े हॉस्पिटल में पहुँचाना है। सुबोध ने उसी वक्त अपने सुपरवाइज़र से पूछा कि उसको घर पर थोड़ी देर के लिए जाकर आना है। सुबोध अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ये बात वहाँ पर सारे लोग जानते थे, इसीलिए सुपरवाइज़र ने भी उसे एक बार में ही घर जाने की परमिशन दे दी। उसे घर जल्दी जाकर वापस आना था। सुबोध जब जाने लगा तो उसके दिमाग में एक बार ये ख्याल आया कि अगर मुझे शॉर्टकट से गांव जाना है तो मुझे उसी चौराहे का रास्ता लेना पड़ेगा। सुबोध के मन से उस वक्त कोई भी डर या किसी भी तरह की वैसी बात जो उसने सुन रखी थी थोड़ी देर के लिए जैसे निकल ही गई और सुबोध ने पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी वो शॉर्टकट चौराहे वाला रास्ता ले लिया। जब वो उस रास्ते पर जा रहा था, वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। एक अच्छी खासी कच्ची सी पगडंडी थी जिस पर वो चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से उसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। सुबोध भी सब कुछ भूलकर अचानक पीछे पलटकर देखने लगा कि उसे कौन बुला रहा है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद उसे 2-3 बार ऐसे ही एहसास हो रहा था कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। ये चीज़ 3 बार होने के बाद अब सुबोध को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। कदमों की आवाज़ एकदम बराबर से आ रही थी, लेकिन सुबोध ने आसपास भी देखा, आसपास कोई नहीं था। अचानक से सुबोध को उस चौराहे पर पहुंचते ही नज़र आया जैसे कोई एक बहुत सुंदर औरत वहां पर खड़ी है। सुबोध उसको देखकर थोड़ी देर के लिए वहां पर जम सा गया और उसे एक टक नज़र से घूरने लगा। जब सुबोध उसे देख रहा था तो सुबोध के दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस वो उसे देखे जा रहा था। और अचानक से सुबोध को ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है और सुबोध का ध्यान टूट गया। सुबोध ने जब आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस सुबोध को अजीब अजीब से जानवरों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये तो स्वाभाविक सी बात थी, जंगल था, जानवर भी होंगे ही, तो जानवर की आवाज़ें आना ये बहुत आम बात है। सुबोध ने उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो फटाफट अपने घर पर पहुंचा और माँ के जितने कपड़े उसे समझ में आए उसने एक थैले में भरे और वापस से उसी रास्ते से जाने लगा। जब सुबोध उस चौराहे को पार करने ही वाला था, अचानक उसे वही खूबसूरत औरत फिर से नजर आई। सुबोध अब उसे देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जब सुबोध उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो औरत वहीं पर खड़ी बड़े प्यार से सुबोध की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। सुबोध उसे देखकर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। यहाँ सुबोध के साइट पर सुबोध बहुत देर तक जब नहीं पहुँचा तो सारे लोगों को चिंता होने लगी कि सुबोध क्यों नहीं आया, लेकिन सुपरवाइज़र ने कहा हो सकता है थक गया हो इसलिए घर पर आराम करने लगा हो, कल सुबह देखते हैं। और सुबोध सुबह तक भी साइट पर नहीं पहुंचा था। सारे लोग
उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन सुबोध ना तो घर पर मिला और ना ही अपने साइट पर पहुंचा था। अब लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव वालों ने सुझाव दिया कि एक बार उस चौराहे वाले रास्ते पर जाकर देखें, क्या पता गलती से वो उधर चला गया हो। और लोगों का शक बिल्कुल सही निकला। जब वो उस चौराहे वाले रास्ते पर पहुंचे तो सुबोध वहीं उस चौराहे पर ही बेहोश बेसुध सा पड़ा हुआ था। एक तरफ उसका थैला गिरा हुआ था। लोग वहां से सुबोध को उठाकर घर पर लेकर आ गए। सुबोध को पानी वगैरह डाला गया, लेकिन उसको होश अभी भी नहीं आया था। गांव वालों ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जब देखा तो सुबोध बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा था। उन्होंने जो औषधि देनी थी वो देने के बाद कहा कि अगर इसे शाम तक होश नहीं आता है तो आप ये बात मुझे बता दीजिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद सुबोध को होश आ गया। सुबोध अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। सुबोध कभी हंसता और कभी रोने लगता। सुबोध काफी बेचैन लग रहा था और काफी थका हुआ भी। उसने खाने की मांग की। पड़ोसियों ने खाना लाकर सुबोध के सामने रख दिया। सुबोध खाना जिस तरीके से खा रहा था वैसे कोई भी आम इंसान खाना नहीं खाता है। पड़ोसियों को ये देखकर अब काफी डर लगने लगा, क्योंकि पहले से ही उनके मन में कहीं ना कहीं डर तो था ही, क्योंकि वो सुबोध को जहाँ से उठाकर ला रहे थे वो जगह उन्हें अच्छे से पता था किसकी है और कोई भी वहाँ पर क्यों नहीं जाता था। सुबोध की हरकतें थोड़ी देर में और ज़्यादा अजीब होने लगी। सुबोध की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। सुबोध आईने के सामने खड़ा होकर अपने माँ के साज श्रृंगार की चीज़ें खुद पर करने लगा। मतलब वो औरतों की तरह श्रृंगार करने लगा। ये चीज़ें देखकर गांव वालों को तुरंत समझ में आ गया कि सुबोध के साथ वही चीज़ हो गई है जिसका उन सबको हमेशा से डर था। और उन गांव वालों ने गांव के पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा को तुरंत सुबोध के घर पर बुलाया। जब वो बाबा आए तो उन्होंने कहा, इसको उस चौराहे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी ये बहुत लंबे समय से किसी का शरीर ढूंढने में लगी हुई थी और अब जब इसे सुबोध का शरीर मिल गया है तो वो शायद ही इसका शरीर छोड़कर जाएगी। पड़ोसी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बाबा से गुहार लगाना शुरू की, बाबा चाहे जो कीजिए, हमारे गांव का बच्चा है, वैसे भी अपने माँ का इकलौता सहारा है, तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी कीजिए, इस बच्चे की जान बचाइए। बाबा ने जो भी क्रिया वो उस वक्त घर पर कर सकते थे उन्होंने सारी क्रियाएं कर देख ली, लेकिन सुबोध की हालत में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और सुबोध की अजीब हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थीं। अब गांव वालों को भी काफ़ी चिंता हो रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। तांत्रिक बाबा ने कह दिया कि अब मैं इसको इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर तुम्हें इसका इलाज करवाना है तो यहाँ से दूसरी पहाड़ी पर जो बाबा रहते हैं वहाँ इसे किसी भी तरह से लेकर जाओ, हो सकता है वो इसका इलाज कर सकें, क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं। गांव वालों ने तांत्रिक बाबा के ही मदद से सुबोध को किसी तरह पकड़कर कंट्रोल में लाने की कोशिश की। बाबा ने भी उसे थोड़ी देर तक कंट्रोल में रहने के लिए एक तावीज बांध दिया और गांव वाले उसे बैलगाड़ी पर बिठाकर दूसरी पहाड़ी तक ले जाने लगे। जैसे तैसे उसे उस पहाड़ी तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उस पहाड़ी पर उसे लेकर चढ़ना नामुमकिन सा था। फिर गांव का ही एक आदमी पहाड़ी पर चढ़कर बाबा को बुलाकर नीचे लेकर आया। बाबा ने उसकी हालत देखते ही कहा, तुम लोगों ने इसे लाने में बहुत देर कर दी है, अब इसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। फिर गांव वाले
बाबा जी से आग्रह करने लगे और उन्होंने बताया कि ये अपनी माँ का इकलौता सहारा है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ बिना इलाज के ही मर जाएगी। बाबा को भी सुबोध की हालत सुनकर दया आ गई। उन्होंने सबकी मदद से जैसे तैसे सुबोध को उस पहाड़ी पर पहुंचाकर जिस मंदिर में वो रहते थे वहां पर सुबोध को लाकर लिटा दिया और बाबा जी ने अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। लेकिन अब सुबोध खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। उसने खुद के दाएं पैर को मोड़कर तोड़ दिया और खुद के शरीर को नोच कर लग रहा था जैसे पूरा मांस अपने शरीर से अलग कर देगा। वो ये चीज़ें करता जा रहा था और बाबा अपनी क्रिया करते जा रहे थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे बाबा ने अपनी क्रिया पूरी की, लेकिन सुबोध का अभी दोनों पैर टूट चुका था। उसके शरीर का लगभग 50% मांस उसने नोच डाला था। अब सुबोध बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अगर ये ठीक हो जाता है तो अब इसके ऊपर ऐसी कोई बाधा तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसी हालत में इसका बचना बहुत मुश्किल है। गांव वाले बाबा को धन्यवाद देकर सुबोध को तुरंत अस्पताल की तरफ लेकर भागे। अस्पताल वहां से काफ़ी दूर था और उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा था। उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसने दम तोड़ दिया था। सुबोध की मृत्यु हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने वो काम कर दिया जो करने के लिए उसने सुबोध का शरीर लिया था। इस चुड़ैल का आतंक उस गांव में कई सालों से था। ये चुड़ैल वहां पर अपना स्थान बनाकर क्यों बैठी हुई थी, ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन कई लोगों की मौत के बाद गांव वालों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उस चुड़ैल को वहां से हटाना काफ़ी मुश्किल है और कई बाबाओं की कई क्रियाओं के बाद भी उस चुड़ैल ने अपना वो स्थान नहीं छोड़ा था। इसलिए लोगों ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। और अब सुबोध की मृत्यु के बाद उसकी माँ का इलाज करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन गांव वालों ने जैसे तैसे ये खबर सुबोध की माँ को दे दी। सुबोध की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये सुनते ही उन्होंने भी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही अपने प्राण त्याग दिए। अब कोई भी उस चौराहे से कभी नहीं गुजरता, क्योंकि आज भी वो चुड़ैल वहीं पर किसी न किसी के आने का इंतज़ार कर रही है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।